तो चैप्टर 6 की शुरुआत उसी ट्रेनिंग डुअल से होती है। नाइट प्रोफेसर दोनों स्टूडेंट्स को कहते हैं, ऑल राइट, शुरू करो। प्रोफेसर के कहने की देर थी कि एंटो बड़ी तेजी से एंट पर अटैक करने दौड़ पड़ता है। एंट उसकी स्पीड देख के शॉक हो जाता है, लेकिन किसी तरह अपनी सोर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अगले ही पल एंटो अपनी सोर्ड में ऑरा फ्यूज करके सीधे गर्दन पर अटैक करता है, जिसे एंट हवा में उछलकर डॉज करता है और एक सेफ डिस्टेंस बना लेता है। उनकी मॉक बैटल देख के प्रिंस रूडगर फर्नन से कहता है, मैंने सुना ये क्लास स्पारिंग के लिए रैंडम ओपोनेंट्स चूज करती है। एंट आर्मियन बेचारा काफी अनलकी निकला। एंटो जो एंट्रेंस एग्जाम में 10th रैंक पे था, एंट जैसे बंदे के लिए काफी टफ अपोनेंट है जो सिर्फ 38th रैंक पे था। एंटो एंट आर्मियन पर क्लियरली भारी पड़ रहा था। मैच देखने पर लग रहा था कि ये एक तरफा होने वाला है। और तभी प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बुरी तरह से बैंड बज जाएगी। चलो, 38th रैंक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जा सकती, लेकिन यह तो बहुत ही बोरिंग हो गया। अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं निकलता हूँ। और वो इतना कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी फर्नन बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता। प्रिंस मुड़कर कहता है, क्या? वो देखता है कि एंट एक प्रिसाइज अटैक करता है। एक पल के लिए एंटो को लगता है कि उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उस प्रिसाइज अटैक की वजह से एंटो की नाइट यूनिफॉर्म में कट लग जाती है। ये देख के एंटो शॉक हो जाता है। लोगों को भी यकीन नहीं होता कि एंटो पुशबैक हो रहा है, स्पेशली प्रिंस और वेरियन को। वहीं फर्नन मनी मन सोच रहा होता है, लगता है शुरू में वो फ्लस्टर्ड हो गया था क्योंकि ओपोनेंट ने बहुत हार्ड शुरुआत की थी, लेकिन इमोशंस दिखाना मतलब अभी वो इमेच्योर है। पर जैसे ही वो काम हुआ, बैटल का फ्लो रिवर्स हो गया। एंटो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि एंट उसके यूनिफॉर्म पर कट लगाने में कामयाब हो गया। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो डिप्रेस्ड होकर खुद से कहता है, क्या मैं हार जाऊंगा एक ऐसे बंदे से जो सिर्फ 38th रैंक पे था? तभी एंटो अपने चारों तरफ एक मैसिव ऑरा का बवंडर क्रिएट करता है। ये देख वहाँ खड़े दो स्टूडेंट्स में से एक लड़की अपने साथ ही खड़े लड़के से कहती है, वाह, एंट ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन एंड में तो एंटो ही जीतेगा, राइट? पर फिर भी एंटो के अगेंस्ट इतना टाइम निकाल के उसने इंपीरियल फैमिली का कुछ फेस तो बचा ही लिया। उसका दोस्त सार्कास्टिक टोन में कहता है, कौन सा फेस बचा लिया? एंट्रेंस एग्जाम में 38th रैंक लाने के बाद उसके पास बचा ही क्या है सेव करने को? और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एक हल्की सी मुस्कान के साथ फर्नन से कहता है, 38th रैंक वाला 10th रैंक वाले को अपना ऑरा यूज करने पे मजबूर कर रहा है। कह सकते हैं कि उसने अपने फैमिली का नाम रख लिया, और ये काफी बड़ी बात है, खासकर टैलेंटलेस होने के बावजूद। ये सुनते ही फर्नन मनी मन सोचता है, टैलेंटलेस, वो भी एंट आर्मियन? बिल्कुल नहीं। एंट टैलेंटलेस तो बिल्कुल नहीं है, बस उसके एनवायरनमेंट ने कभी उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया। एंट आर्मियन स्पेशल है, वो इस दुनिया का प्रोफेसाइज्ड प्रोटैगोनिस्ट है। और वहीं बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है। दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और फिर एंट की आंखें एकदम से येलो ग्लो करने लगती है, और अगले ही पल वो एंटो के बिल्कुल पीछे आ जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसकी सोड हवा में उछाल देता है, जिससे एंटो घुटनों पे आ जाता है। नाइट प्रोफेसर अनाउंस करते हैं, विनर एंट आर्मियन है। सारे स्टूडेंट्स उसे चीयर करते हुए कहते हैं, एंट जीत गया, एंट ने एंटो डेनर को हरा दिया। लेकिन उन एक्साइटेड स्टूडेंट्स के अपोजिट वेरियन गुस्से में भरा होता है। उसे एंट का जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं फर्नन अपने ख्यालों में मस्त सोचता है, प्रोफेसी बिल्कुल सही निकली, मेरी चॉइस गलत नहीं थी। मुझे तो अभी से ही पैसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं एंट को अपनी साइड पे ट्रेन करूंगा, और नेक्स्ट टारगेट है ल्यूना। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। नाइट्स और मेजेस की जॉइंट क्लासेस का आज पहला दिन है। क्लासमेट्स फर्नन और ल्यूना को एक साथ बैठा देख गॉसिप कर रहे होते हैं। एक फीमेल नाइट अपने मेज पार्टनर से कहती है, क्या यह सच है कि दोनों पेयर बन गए? मेज रिप्लाई करता है, पर ल्यूना ऐसा क्यों करेगी? शायद पैसों के लिए। उनके चिट चैट सुन के फर्नन ल्यूना से मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, यह अटेंशन मुझे काफ़ी फ्लैटरिंग लग रही है, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं। ल्यूना कामली कहती है, चिंता मत करो, कुछ दिन में ये खुद ही चुप हो जाएंगे। फर्नन कैजुअली बोलता है, वैसे तुमने उस वक्त एलिक्सर पिया था और गियर भी चेंज किया ना, कैसा लगा? ल्यूना थोड़ा सोच में चली जाती है, और फिर फ्लैशबैक शुरू। न्यू गियर मोमेंट। ल्यूना खुशी से अपनी नई सोड ऊपर उठाए नैनी से कहती है, देखो इसे। नैनी एक्साइटेड होके कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत कूल है माय लेडी। एलिक्सर मोमेंट,
एलिक्सर पीने के बाद लियोना की आंखों में चमक आ जाती है, उसकी ऑरा और डेंस हो जाती है। नैनी खुशी से कहती है, अमेजिंग, आप तो एनर्जी से बिल्कुल फुल हो गई हैं माय लेडी। फ्लैशबैक खत्म। लियोना एक कोल्ड लुक के साथ कहती है, हाँ वेल बुरा नहीं था। और तभी प्रोफेसर रोजालिया नाइट प्रोफेसर के साथ एंटर करते हुए कहती है, क्या सब लोग प्रेजेंट है और क्या सबने पेयर्स बना लिए? कोई लेट कमर स्टूडेंट तो नहीं है ना? मैं हूँ प्रोफेसर रोजालिया, मैजिक फैकल्टी से, और ये हैं प्रोफेसर जिराड, नाइट फैकल्टी से। आज से हम दोनों फैकल्टीज की जॉइंट क्लासेज स्टार्ट करेंगे। और वहीं टीचिंग असिस्टेंट्स हर स्टूडेंट को मैजिकल एम्बेडेड मैप दे रहे होते हैं। प्रोफेसर रोजालिया आगे एक्सप्लेन करती है, आज का पहला क्लास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। क्या सबको मैप मिल गया? आपका डेस्टिनेशन मैप पे मार्क्ड है। आपको वहाँ एग्जैक्टली 4 घंटे में पहुँचना है, ना पहले ना बाद में, एग्जैक्टली 2 PM पे। समझ गए? एक स्टूडेंट हाथ उठा के पूछता है, क्या ये स्कोर हमारे फाइनल ग्रेड में इंक्लूड होगा? प्रोफेसर जिराड कहते हैं, ये आपके मिड टर्म और फाइनल के बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट करिकुलम है। दूसरा स्टूडेंट पूछता है, क्या हम दूसरे ग्रुप से क्लास कर सकते हैं? प्रोफेसर रोजालिया आंसर करती है, अगर तुम किसी ग्रुप को डिफीट करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और इससे पहले के स्टूडेंट्स कुछ और पूछें, प्रोफेसर रोजालिया मैजिक एक्टिवेट करके कहती है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम शुरू करें? स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में कहते हैं, क्या? प्रोफेसर रोजालिया उन्हें गुड लक विश करती है और अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एरिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शिन शिफ्ट होता है फर्नन और लियोना पर। वो दोनों एक डेड एंड चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे झांकते हुए फर्नन कहता है, यह जगह कौन सी है? लियोना कहती है, अभी हमें यही फिगर आउट करना पड़ेगा, पहले मैप लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें सामने एक अंडर कॉन्फिडेंट नाइट और मेज का एक पेयर दिखाई देता है। फर्नन उन्हें देख के कहता है, जेन हॉक्स और नेड फॉलेन शायद 70th रैंक के नीचे होंगे, राइट? इस पर लियोना फर्नन से पूछती है, तो तुम क्या करोगे? फर्नन कहता है, क्या वाकई फेलियर से लड़ने की कोई ज़रूरत भी है? उसकी बात सीधे उन दोनों को चुभ रही होती है। लेकिन तभी फर्नन कहता है, यूजुअली मैं ऐसा ही करता हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारा सजेशन पूरा फॉलो करने का सोचा है। यह सुनकर लियोना की आंखें चमक उठती है और वो कहती है, गुड, और अपनी सोर्ड निकाल के कहती है, तो चलो पहले एडिशनल पॉइंट्स लेते हैं और फिर मैप से अपनी एग्जैक्ट लोकेशन फिगर आउट करेंगे। तभी फर्नन कहता है, क्या स्पेल यूज करना इजी नहीं होगा? ये सुन लियोना पूछती है, क्या ऐसा कोई स्पेल भी है? फर्नन कैजुअल टोन में कहता है, नहीं, बस कह रहा था। चलो किसी हाई व्यू पॉइंट पे चलते हैं और अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। लियोना रिप्लाई करती है, और वो मैप यूज करने से अलग कैसे हुआ? वो दोनों अपनी बातों में यूं ही बिजी होते हैं। उधर दूसरी तरफ वो मेज अपने पार्टनर के कान में धीरे से कहता है, जेन, यही सही मौका है हमारे भागने का। वो अभी भागने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी लेडी लियोना हवा में एक समरसॉल्ट बैक फ्लिप मारते हुए सीधा उन पर अटैक करने आती है और कहती है, तुम मेरे एडिशनल पॉइंट्स हो, कहाँ जा रहे हो? ये देख के उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। लेडी लियोना अपनी ऑरा कंसंट्रेट करके बड़ी तेजी से आसमान से गिरते हुए उन पर अटैक करती है, लेकिन मैजिकल मैप की प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन अगले ही पल लेडी लियोना की सोर्ड उनका मैजिकल मैप डिस्ट्रॉय कर देती है। बेचारे दोनों ओपोनेंट्स रोने लगते हैं और फिर वहां से जाते हुए दोनों आपस में बात करते हैं। फर्नन कहता है, लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैप्स पर डिफेंस मैजिक कास्ट किए गए थे। लियोना कैजुअली कहती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके साथ इतना इजी नहीं जाती। ये सुन फर्नन कहता है, क्या तुम उसे इजी कह रही हो? तुम तो उन पर ऐसे गिरी जैसे उन्हें मारने का प्लान हो। और तभी शिन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां सारे स्टूडेंट्स के नेम प्लेट का 3D स्क्रॉल होता है। जब किसी स्टूडेंट का मैजिकली एम्बेडेड मैप डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यहाँ उनके नेम प्लेट वाला 3D स्क्रॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो उनके एलिमिनेशन को डिनोट करता है। सो ऑब्वियसली लेडी लियोना ने जिस पेयर को एलिमिनेट किया उनके नेम प्लेट का 3D स्क्रॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के प्रोफेसर जिराड कहते हैं, एक और टीम एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेशन की स्पीड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जो सुन प्रोफेसर रोजालिया कहती है, और अब तक एक भी स्टूडेंट मॉन्स्टर्स के हाथों एलिमिनेट नहीं हुए। इंटरेस्टिंग है कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ते हुए एलिमिनेट हो रहे हैं। तभी प्रोफेसर जिराड पूछते हैं, बाय द वे प्रोफेसर रोजालिया, कोई ऐसा पेयर है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? रोजालिया कहती हैं, अगर सिर्फ ग्रेड से देखा जाए तो रूडगर स्क्वावेन और एलमंड डोनट्स अनडाउटली सबसे स्ट्रॉन्ग पेयर है।
कैरिलो डेनेव और आलिया टोर्टा का पेयर भी देखने लायक है, लेकिन जो पेयर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है लियोना बरसेप और फर्नन पैलेनबर्ग। प्रोफेसर जिराड कहते हैं, राइट, स्टूडेंट्स में भी वही पेयर चर्चा का विषय बना हुआ है, और अगर वो दोनों पेयर बने हैं तो लियोना को काफ़ी डिसएडवांटेज है। क्या उसने ये सब पैसों के लिए किया? और वहीं फर्नन तो ग्रेड्स के लिए पैशनेट भी नहीं लगता। रोजालिया मुस्कुराते हुए कहती है, इसके पीछे कोई और रीज़न है कि फर्नन ने लियोना के साथ पेयर बनाया, और मुझे पक्का यकीन है कि ये ग्रेड्स के लिए तो नहीं है। प्रोफेसर जिराड हैरानी से पूछते हैं, ग्रेड्स के लिए नहीं है तो किस लिए है? रोजालिया एक्सप्लेन करती है, अगर फर्नन चाहे तो वो बिना लियोना के ही अपना मनपसंद ग्रेड ले सकता है, चाहे जो भी हो। फर्नन हमेशा 10th रैंक पे रहता है। एक एक्सीलेंट स्टूडेंट का टॉप पे ना आना कॉमन बात है, लेकिन हमेशा एग्जैक्टली 10th रैंक पे रहना अजीब नहीं लगता आपको? और ऊपर से फर्नन अपने रिटन टेस्ट में हमेशा परफेक्ट स्कोर करता है, सिर्फ स्किल्स एग्जाम में ही वो अपने पॉइंट्स लूज करता है। वो अपना स्कोर इतना ही रखता है कि रैविडॉस हॉल में रह सके। मुझे लगता है कि वो बस अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता। प्रोफेसर जिराड कहते हैं, तो क्या आप ये कह रही हो कि फर्नन अपना असली स्किल छुपा रहा है? रोजालिया मुस्कुराते हुए कहती है, एग्जैक्टली। याद है जब प्रोफेसर से ट्रेनिंग ग्राउंड के कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए कमोशन कर रहे थे? अपेरेंटली वो फर्नन और लियोना ही थे। प्रोफेसर जिराड शॉक में कहते हैं, क्या ट्रेनिंग ग्राउंड डिस्ट्रॉय करने वाले वो थे? ये स्टूडेंट्स का काम तो नहीं लगता। रोजालिया कहती है, हाँ, इसी वजह से मैं और क्यूरियस हो गई। जिराड पूछते हैं, किस बारे में? रोजालिया कहती है, ये नहीं कि वो अपनी स्किल छिपा रहा था, बल्कि इस बारे में है कि उसने उसे छुपाना कब और क्यों बंद कर दिया। और तभी शिन एक और बार शिफ्ट होती है ट्रेनिंग एरिया में, जहाँ फर्नन अपनी मैजिक से जमीन के एक छोटे से टुकड़े को एक सर्टेन हाइट तक उठा देता है, और उस पर वो खुद ही खड़ा होता है, और वहाँ से मैप के थ्रू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर रहा होता है। फर्नन बोलता है, मार्क द पॉइंट नॉर्दर्न बीच एरिया के आसपास है, और हम शायद यहीं कहीं हैं। नीचे लेडी लियोना एक्स्ट्रा पॉइंट्स के चक्कर में पेयर्स की अच्छी खासी धुलाई कर रही होती है। वो लोग कर्ज करते हुए चिल्लाते हैं, लियोना बरसेप, तुम कितनी ज़्यादा क्रूएल हो। ग्रेड चाहे जितने भी इम्पोर्टेंस हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन आगे कुछ और नहीं बोल पाते और बस हेल्प मी चिल्लाने लगते हैं। फर्नन उनकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपने आप से कहता है, तो फिर ये एरिया वेस्टर्न माउंटेन्स का होगा। नीचे से लियोना जोर से चिल्लाती है, मैं यहाँ काम खत्म कर चुकी हूँ, और तुम? क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? फर्नन मैजिकली स्मूथ लैंडिंग करते हुए बोलता है, हाँ, सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना होगा, रास्ते में कुछ और लोग भी मिलेंगे। लियोना कहती है, अच्छा है। जिस पर फर्नन कहता है, ताकि तुम नेक्स्ट पेयर को ढूंढ सको। लियोना अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ, जब तक टाइम है जितने ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं ले लेते हैं। और तभी अचानक एक ह्यूज माउंटेन रॉक उनकी तरफ गिरने लगता है उन्हें कुचलने के लिए। फर्नन अपनी बाइंडिंग मैजिक का यूज करके उस रॉक को हवा में ही रोक देता है और खुद को और लियोना को बचा लेता है। उस रॉक से अटैक करने वाला बंदा सामने आते हुए कहता है, तो हम यहाँ मिल गए फर्नन पैलेनबर्ग। वो कोई और नहीं, कैरिलो डेनेव होता है। उसे देखकर लेडी लियोना गुस्से में कहती है, कैरिलो डेनेव, तुम पीछे से अटैक कर रहे हो? कितने कावर्ड हो तुम। कैरिलो मुस्कुराते हुए कहता है, बैटल में कावर्डिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वैसे भी प्रोफेसर ने कहा था ना कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, और ये तो मेरी किस्मत है कि तुम इतनी जल्दी मिल गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? लियोना थोड़ा कंफ्यूज होकर फर्नन से पूछती है, कैरिलो डेनेव हमसे इतना गुस्सा क्यों है? फर्नन सोचकर बोलता है, क्या ये वही बंदा नहीं जो बार बार तुमसे पेयर अप करना चाहता था? शायद उसे लगता है कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है। कैरिलो उनकी ये बातें सुनकर और गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन फर्नन और लियोना को उसकी परवाह नहीं होती। वो फाइटिंग की जगह आपस में बातें कर रहे होते हैं। फर्नन कैजुअली बोलता है, पुरानी बातें छेड़ना कितना अनमैनली है। कैरिलो शॉक हो जाता है, डायरेक्ट इमोशनल डैमेज। पर तभी लियोना भी बोल पड़ती है, मुझे छीना? मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, और मैं किसी की भी नहीं हूँ। ये सुन कैरिलो के तो तोते ही उड़ जाते हैं, और हद तो तब पार हो जाती है जब फर्नन बोलता है, बड़ा आदमी पर दिल मैच बॉक्स साइज का। समझ गया। कैरिलो शर्म से पानी पानी होते हुए चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ाई करो। जो सुन फर्नन कहता है, लगता है क्लास होकर रहेगी। लेडी लियोना भी कहती है, ठीक है, हाई लेवल पेयर से लड़ाई का मतलब ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि पेयर स्ट्रांग है
इस बार तुम साइड में बैठ के देख नहीं सकते। फर्नन साई करते हुए कहता है, मुझे पता है और मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। जितना चाहे उतना रैम्पेज मचाओ। स्मैश देम। लियोना संदेह के साथ कहती है, सपोर्ट करोगे? हमने अब तक एक साथ फाइट भी नहीं की है, कैसे सपोर्ट दोगे तुम? फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, पर जब हम पेयर में लड़ रहे हैं तो इंडिविजुअल कॉम्बैट का कोई मतलब नहीं बनता, है ना? और अपनी अर्थ मैजिक एक्टिवेट करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। और इसी इंटेंस मोमेंट पर चैप्टर 6 का अंत होता है। तो चैप्टर 7 की शुरुआत प्रोफेसर रोजालिया से होती है, जो लाइव 3D लोकेशन मैप पर कुछ नोटिस करते हुए कहती है, लगता है वहाँ काफ़ी सीरियस क्लास हुआ है वेस्टर्न माउंटेन्स में। प्रोफेसर जिराड पूछते हैं, क्या स्टूडेंट्स अभी से मॉन्स्टर से टकरा रहे हैं? प्रोफेसर रोजालिया मैजिकली जूम करते हुए कहती है, मॉन्स्टर्स यहाँ अपीयर ही नहीं होते, चलो ज़रा क्लोजली देखते हैं। दोनों ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और तभी प्रोफेसर जिराड मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है उन दो पेयर्स का टकराव हो रहा है जिनका जिक्र आपने पहले किया था। प्रोफेसर रोजालिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, ओह माय, दो डिस्टिंग्विश्ड हाई रैंक्ड पेयर्स का आमना सामना, काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर जिराड कहते हैं, बहुत अच्छे, अब हम फाइनली फर्नन पैलेनबर्ग की असली एबिलिटीज डायरेक्टली देख पाएंगे। और तब हम देखते हैं कि दोनों पेयर्स के बीच एक भयंकर फाइट शुरू हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते लेडी लियोना को एक रियलाइजेशन होता है। वो मन ही मन कहती है, ये क्या, मेरी बॉडी यूजुअल से ज़्यादा लाइट फील हो रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर फर्नन की तरफ देखते हुए सोचती है, बफ मैजिक, ये कब कास्ट किया उसने? क्या तुम कह रहे हो कि बीच फाइट में उसके पास इतना टाइम था कि बफ स्पेल कास्ट कर सके? हम देखते हैं कि फर्नन एक्चुअली डबल कास्टिंग कर रहा होता है और तभी उसकी नज़र लेडी लियोना पे पड़ती है, जो उसे बड़ी हैरानी से घूर रही होती है। फर्नन उस मोमेंट पर लेडी लियोना को आंख मारता है, जैसे कह रहा हो, देखा, मैं हूं ना बेस्ट। लेडी लियोना शॉक और इरिटेट होते हुए मन ही मन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, सीरियसली? और तभी लेडी लियोना हवा में उछलकर आलिया के अटैक को डॉज करती है और मन ही मन सोचती है, यह ध्यान भटकाने का टाइम नहीं है, अभी के लिए आलिया को गिराना पड़ेगा। और फिर वो अपने ऑरा से स्पीड बूस्ट कर फॉल करते हुए एक जबरदस्त अटैक करती है। आलिया अपनी सोर्ड से ब्लॉक तो करती है, लेकिन ऑरा का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि नीचे की जमीन फटने लगती है। आलिया मुश्किल से लियोना के अटैक रोक रही होती है, लेकिन तभी कैरिलो अपनी थंडर बाइंडिंग स्पेल से लियोना को बाइंड कर लेता है, जिस पर लेडी लियोना मन ही मन कहती है, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। आलिया खुश होते हुए बोलती है, काट यू लियोना। लियोना अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसी चीज ऑरा से काटी जा सकती है। लेकिन आलिया अपनी सोर्ड में ऑरा फ्यूज करके एक जंप के साथ अटैक करती है, पर सरप्राइज सरप्राइज, जहां लियोना को होना चाहिए था वहां अब एक बोल्डर होता है। आलिया शॉक्ड होकर कहती है, एक बोल्डर? कैरिलो पूछता है, क्या हुआ? तो फिर इसका मतलब लियोना? और पता चलता है कि लियोना उस थंडर बाइंडिंग स्पेल से फ्री होकर फर्नन के पास टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। लियोना शॉक में पूछती है, ये क्या है? फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, मैजिक, और क्या, मेरी फैमिली ने रिसेंटली डेवलप किया है, काफ़ी यूजफुल लगा तो सीख लिया। इससे तुम किसी भी चीज़ को सेम वेट के ऑब्जेक्ट से स्वैप कर सकती हो। लियोना पहले तो शॉक होती है और फिर गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा वेट कितना है? फर्नन कैजुअली कहता है, एचआर के रिकॉर्ड्स में था, और वैसे भी वो वोल्डर जितना बड़ा लगता है उतना हैवी है नहीं। लेकिन तभी उन पर एक थंडर स्ट्राइक गिरता है। लियोना तुरंत फर्नन के कॉलर को पकड़ हाई जंप से डॉज करती है और नीचे लैंड कर गुस्से में कहती है, इस बात का हिसाब बाद में लूंगी और उन रिकॉर्ड्स को ढूंढकर आग लगा दूंगी। फर्नन इरिटेट होते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा जेंटल नहीं हो सकती? तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? एक बार मुझे प्यार से होल्ड करके स्मूथली भी तो मूव कर सकती हो। तभी एक और थंडर स्ट्राइक गिरता है। दोनों मुश्किल से डॉज कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये स्ट्राइक्स कैरिलो कर रहा होता है। और तभी लियोना की आवाज़ आती है, मैं आलिया को हैंडल करती हूँ, तुम कैरिलो को डिस्ट्रैक्ट करो। फर्नन अपनी मैजिक स्टाफ को उठाते हुए कहता है, मैं आज कितनी बार ज़मीन पे रोल होता रहूँगा, ये सब मुझे पथेटिक फील करा रही है। और तभी फर्नन के ऊपर एक ग्रैंड मैजिक स्पेल कास्ट होती है, जिसे देख फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम ये अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर मन ही मन सोचता है, कैरिलो डेनेव लाइटनिंग को इस तरह चलाता है जैसे बरसात हो रही हो, और काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट से एक बड़ा सा लाइट का पिलर बनाता है। उसकी स्पेशलिटी है डबल कास्टिंग। उसका डिस्ट्रक्टिव पावर एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो टॉप स्टूडेंट है। फर्नन उसके स्पेल को पूरा होने देता है
मैजिक स्पेल सर्कल के नीचे एक लाइटनिंग का गोला बन जाता है जो नीचे लाइटनिंग की बरसात कर देती है। वहीं फर्नन चिल मोड में मुस्कुराते हुए अपनी मैजिकल कोट से एक आइटम निकालता है और कहता है, लेट्स सी। इसको काउंटर करने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की थी। वो 2 मैजिकल ब्लू क्रिस्टल बॉल्स होती हैं जिन्हें हाथों में पकड़ फर्नन कहता है, लगता है अब इनका यूज़ करने का टाइम आ गया है, देखते हैं कितना इफेक्टिव है। और फिर दोनों अपनी अपनी मैजिक कास्ट करना शुरू कर देते हैं, कैरिलो थंडर रेन के लिए और फर्नन उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। और फिर एक के बाद एक जोरदार थंडर स्ट्राइक्स होती हैं जिससे वहाँ पूरी स्मोक्स फैल जाती है। स्मोक्स हटने पर पता चलता है कि फर्नन बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ा है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख कैरिलो शॉक में कहता है, तुमने उसे ब्लॉक कैसे किया? ये तो इम्पॉसिबल है, पर कैसे? और तभी उसकी नज़र फर्नन के आर्टिफैक्ट पर पड़ती है। फर्नन कहता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो माना एब्जॉर्व करता है। मैंने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। महंगा और मुश्किल था बनाना, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। थोड़ी और इम्प्रूवमेंट्स करके अगर मास प्रोड्यूस कर दूं तो मार्केट में मस्त बिकेगा और फिर पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। कैरिलो गुस्से में कहता है, तुमने आर्टिफैक्ट यूज किया? कितनी कावड़ली बात है, ये तो सरासर चीटिंग है। अब फर्नन उसी का डायलॉग उसी को चिपकाते हुए कहता है, तुम बैटल में कावर्डिस की बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए प्रोफेसर ने क्या कहा था? ये एक लाइव कॉम्बैट है। ये सुन के कैरिलो शर्मिंदा हो जाता है। फर्नन कहता है, ल्यूना चलो इसका एंड करते हैं। और अब कैरिलो को उनका प्लान समझ आ चुका होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लेडी ल्यूना उसके स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय करके उन्हें एलिमिनेट कर चुकी होती है। और दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर 2 लोग ये क्लास देख रहे होते हैं, प्रिंस रुडगर स्क्वावेन और एलमन डोनर्स। प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, 4 प्रेजेंट्स घटकर अब 2 रह गए हैं। एलमन कहता है, मतलब एलिमिनेशन हो चुकी है। असिस्टेंट्स तुरंत एलिमिनेटेड लोगों को डेस्टिनेशन पे भेज देंगे। स्टूडेंट्स में कोई भी मेज ऐसा नहीं है जो कैरिलो की लाइटनिंग मैजिक को ब्लॉक कर सके। फर्नन पैलेनबर्ग और लियोना बर्सेफ, लगता है इस बार तुम अनलकी रहे। पर तभी प्रिंस उसे करेक्ट करते हुए कहता है, नहीं, फर्नन और बर्सेफ तो विक्टर्स हैं। एलिमिनेट होने वाले पेयर कैरिलो और आलिया की है। फर्नन को स्पॉटलाइट पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी रियल एबिलिटी छुपा के रखता है। लेकिन बर्सेफ के साथ पेयर्ड होने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं छुपा पाएगा। बर्सेफ को अचीवमेंट्स का ऑब्सेशन है। जब फर्नन अपनी एबिलिटीज रिवील करेगा उसका रैंक काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं जो हमारे स्टैंडिंग्स गिरते ही हमें चीर फाड़ देंगे। मैं अपने राइवल टैलेंट को अपने रास्ते का रोरा बनने नहीं दे सकता। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस ने बाकी प्लेयर्स को अपने ग्रुप में मिला लिया होता है और उनसे कहता है, जब तक तुम सब मेरे साथ हो हम अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाएंगे। और जैसा मैंने तुम सबसे प्रॉमिस किया था, तुम्हें टेस्ट में हाई रैंकिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन उससे पहले एक पेयर है जिसे एलिमिनेट करना होगा, लियोना बर्सेफ और फर्नन पैलेनबर्ग। उन्हें एलिमिनेट करो। और इसी के साथ चैप्टर 7 का अंत होता है। तो चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोना मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और साथ ही फर्नन से कहती है, अब जब हम अपने डेस्टिनेशन के करीब हैं, कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं, फिर भी लगता है कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और इस रेट से तो हम फर्स्ट पोजीशन पक्का ले लेंगे। फर्नन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वह ट्रोल्स की बॉडीज कलेक्ट करने में बिजी होता है। ये देखकर लियोना थोड़ी हैरान हो जाती है और उसके पास आके पूछती है, क्या ये करना ज़रूरी है? फर्नन ट्रोल का ब्लड बीकर में कलेक्ट करते हुए कैजुअली जवाब देता है, ट्रोल का ब्लड पोशन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। लियोना थोड़ा इरिटेट होके बोलती है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास जो एसेट्स हैं उसके सामने इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। फर्नन कहता है, पैसा तो पैसा होता है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। यह सुनकर लेडी लियोना सार्केस्टिकली कहती है, इसीलिए लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रेडी कहते हैं। तब फर्नन हल्के से स्मग के साथ कहता है, आखिर में सब वर्थ इट था क्योंकि मुझे तुम्हें स्काउट करने का मौका मिला। लियोना आंखें रोल करते हुए बोलती है, हाँ हाँ चलो अब चलते हैं अगर तुम रेडी हो तो। जाते हुए फर्नन कैजुअली पूछता है, वैसे हमने 7 पेयर्स एलिमिनेट किए या 8? लियोना चमकती हुई आंखों के साथ कहती है, अब तक 8 पेयर्स एलिमिनेट कर दिए हैं और मैं तो अब एडिशनल पॉइंट्स के लिए एक्साइटेड हूँ। जो सुन फर्नन थोड़ा टीज करते हुए कहता है, लगता है ग्रेड्स के लिए पूरी तरह पागल हो गई हो। यह सुन के लियोना अपनी एक्साइटमेंट को दबाकर अपना कोल्ड एक्सप्रेशन मेंटेन करते हुए बोलती है, पैसों के लिए पागल होने से तो बेहतर ही है।
और एक वजह यह भी है कि मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है। तभी लियोना कुछ फील करती है। वो चौंक कर कहती है, फर्नन। वहीं फर्नन भी अलर्ट ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी फील हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 20+, और लगता है सब हमें ही टारगेट कर रहे हैं। और अगले ही सेकेंड एनिमीज चारों तरफ से उन पे अटैक करते हैं। फर्नन और लियोना दोनों रेडी होते हैं। तभी एक फेमिलियर चेहरा सामने आता है, आलमंड डोनट्स। लियोना शॉक में सोचती है, आलमंड डोनट्स? और अगले ही पल दोनों की सोच से टकराती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि दोनों पीछे हट जाते हैं, फिर तुरंत फाइटिंग स्टैंड लेकर दोबारा चार्ज करते हैं। दोनों अपनी ऑरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फाइट इक्वल टर्म्स पर चल रही होती है। इस बीच एल्मोन का पार्टनर प्रिंस रूडगर हवा में लेविटेट करते हुए अपनी फायर मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन लियोना पे अटैक करने से पहले ही वो चौंक जाता है क्योंकि फर्नन का अर्थ मैजिक एल्मोन की तरफ सीधे आ रही होती है। मजबूरन प्रिंस अपनी कास्टिंग बीच में छोड़कर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो फर्नन की तरफ एक काम स्माइल के साथ देखता है और यहीं से फर्नन वर्सेस प्रिंस रूडगर का मैजिक डुअल शुरू हो जाता है, अर्थ मैजिक वर्सेस फायर मैजिक। और जैसे ही उनके अटैक्स टकराते हैं, एक डेंजरस एक्सप्लोजन होता है और तभी प्रिंस फर्नन से कहता है, मैं तो बस पीछे बैठ के देखने वाला था, पर तुमने मेरे आधे फॉलोवर्स ही एलिमिनेट कर दिए, तो मैं क्या करूं? टेक इट इजी ब्रो। और हाँ, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही कोशिश नहीं कर रहे हो? ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। दोनों साइड्स क्लियर हो जाती हैं, एक तरफ प्रिंस और उसके फॉलोवर्स, तो दूसरी तरफ फर्नन और लियोना। फर्नन मनी मन सोचता है, रूडगर फिर से किंग बनने का ड्रामा कर रहा है, और फिर लियोना से कहता है, इस बार मैं पहले जाना चाहता हूँ। प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम पहले आओगे? वो नहीं चलेगा। तो क्यों ना इसको पीसफुली सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है ना कि टेस्ट खत्म होने में 1 घंटा भी नहीं बचा, और अगर यहाँ लड़ाई हुई तो हो सकता है कि कोई भी समय पर डेस्टिनेशन ना पहुँच पाए। तो अगर तुम फर्स्ट प्लेस हमको दे दो तो मैं तुम लोगों को सेकंड प्लेस दे दूंगा। विन विन सिचुएशन है, क्या कहते हो? ये सुनते ही फर्नन सोचने लगता है, लेकिन इम्पल्सिव लियोना गुस्से में जलती हुई कहती है, मैं हारना बेटर समझती हूँ, लेकिन फर्स्ट प्लेस ऐसे कभी नहीं दूंगी। फर्नन अनफेज्ड लियोना की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए प्रिंस से कहता है, क्या आपने सुना? मेरी पार्टनर मना कर रही है। प्रिंस एक स्माइल के साथ कहता है, तो डील ऑफ है? तो चलो फिर लड़ते हैं फर्नन। और इतना क्या, वो अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी फर्नन एक स्माइल के साथ कहता है, लड़ाई वो तो बाद में करेंगे, नेक्स्ट टाइम। जो सुन प्रिंस कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो देखते हैं फर्नन ने उनके पैरों के नीचे अर्थ मैजिक का ट्रैप कास्ट कर दिया होता है। वो अपनी अर्थ मैजिक से उन्हें ट्रैप करने लगता है। जमीन के मैसिव चंक्स चारों तरफ से उभरते हैं, तेज रफ्तार से मिलकर एक कंप्लीट बंद केज बनाने लगते हैं। ये देख, उनकी टीम पैनिक में चिल्ला उठती है, वो हमें ट्रैप कर रहे हैं, सब भागो। लेकिन तब तक सब केज में बंद हो चुके होते हैं। लियोना का मुंह शॉक में खुला रह जाता है। फर्नन उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, ठीक है तो फिर चलते हैं यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। लियोना पीछे से पूछती है, तुम्हें तो शुरू से ही वो स्पेल यूज़ कर लेना चाहिए था, इतना इंतजार क्यों किया? फर्नन कैजुअली जवाब देता है, इसमें माना काफ़ी लगता है, जिससे थकान हो जाती है और ये ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं। और तभी शिन शिफ्ट होता है उस मार्क्ड पॉइंट पर जहाँ उन्हें टाइम लिमिट के अंदर पहुँचना था। वहाँ दोनों प्रोफेसर सबको रिजल्ट सुना रहे होते हैं। प्रोफेसर जिराड कहते हैं, ग्रेट, आप सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं आपकी टेस्ट रैंकिंग्स अनाउंस करता हूँ। फर्स्ट प्लेस पर है लियोना बर्सेफ और फर्नन पैलेनबर्ग। ये सुनकर लेडी लियोना प्राउड होकर अपनी नाक ऊंची करती है और सब एलिमिनेटेड पेयर शॉक में आपस में बात करते हुए कहते हैं, सच में फर्स्ट प्लेस पे रूडगर और एल्मन नहीं आए? प्रोफेसर जिराड आगे अनाउंस करते हैं, सेकेंड प्लेस पर हैं रूडगर स्क्वावेन और एल्मन डोनर्स, और थर्ड प्लेस पर। इसी तरह वो आगे रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं जो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तभी फर्नन लियोना से कहता है, जैसा सोचा था हमने फर्स्ट प्लेस ले लिया। जिस पर लेडी लियोना कहती है, सही कहा, स्किल्स के अलावा तुम और मैं बिल्कुल अलग है, इसलिए कभी सोचा भी नहीं था कि हम फर्स्ट प्लेस ले आएंगे। फर्नन एक काम स्माइल के साथ कहता है, पर रिजल्ट अच्छा है तो शायद डिफरेंसेस होने के बावजूद इतना बुरा नहीं है। लियोना कहती है, बुरा नहीं? ये तो मेरा पहली बार है जब मैं फर्स्ट प्लेस पर आई हूँ, मैं कभी भी इतनी खुश नहीं हुई। ये सुन फर्नन खुश होते हुए मनी मन कहता है, सक्सेसफुली जीत लिया उसका दिल। तभी प्रोफेसर जिराड अनाउंस करते हैं, टेस्ट खत्म हुआ, सबको एकेडमी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ सब इकट्ठे हो जाओ, इधर उधर मत घूमो। फिर लियोना फर्नन से पूछती है,
वैसे क्या तुम फ्रेशमैन एंट आर्मियन के बारे में जानते हो? फर्नन कहता है, यप, आर्मियन के बारे में कौन नहीं जानता। लियोना बोलती है, कुछ दिन पहले उससे मिली थी। फर्नन क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या तुमने एंट आर्मियन से मुलाकात की? लियोना याद करते हुए कहती है, हाँ, नाइट ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कुछ वैसा ही जैसे जब तुम मेरी सोड आर्ट छुप कर देख रहे थे। सडनली फर्नन के दिमाग में एक तेज झटका लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये तब होता है जब उसे प्रोफेसी दिखने वाली होती है। लियोना चौंक कर फर्नन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फर्नन कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे प्रोफेसी दिखनी शुरू हो जाती है। वो मन ही मन कहता है, यह प्रोफेसी का वो हिस्सा है जो मैं पहले देख नहीं पाया था। प्रोफेसी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पार्ट 1, एंट लियोना से कहता है, सीनियर नहीं, लियोना बरसेफ, और फिर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, प्लीज़ मेरी नाइट बन जाओ। लेकिन लियोना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। ये देखकर फर्नन सोचता है ये क्या है? तभी सेकेंड पार्ट शो होती है। एक आसमान खून के रंग जितना लाल, एकदम घुटने वाली डेमोनिक एनर्जी छाई हुई, जैसे आखिरी वक्त आ गया हो। ग्रेट इविल एंट आर्मियन को टारगेट कर रहा है। तभी एक मजबूत नाइट की पीठ उसके सामने आ जाती है। एंट कहता है, सीनियर आप क्या कर रही हैं? लियोना कहती है, एंट आर्मियन, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी नाइट बन जाऊं। उस वक्त मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब नहीं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बड़ी कॉज को समझा, इसलिए ये मेरी किस्मत है। और वैसे भी नाइट अपने मास्टर के दुश्मन को हराने वाली तलवार और अपने मास्टर को बचाने वाली शील्ड होती है। लियोना डीमन एंड्रोमेलियस पर अटैक करने दौड़ती है। उसका ब्लू ऑरा चमक रहा होता है। ये देखकर वो फिर सोचता है, कंटेंट बदल गया? ये क्या, कहानी फिर से बदल रही है? और प्रोफेसी की फाइनल पार्ट शो होती है। लियोना जख्मी बेड पर लेटी है और आंखें खोल कहती है, ये कौन सी जगह है? वहीं पास लेडी लियोना के हाथ को थामे एंट कहता है, ओह शुक्र है, आपको होश आ गया, आप हॉस्पिटल में हैं। सीनियर, जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसे गलत मत समझना। एंट लियोना को घूरते हुए से देखता है, जो आपको और बरसे फैमिली को बर्बाद करना चाहता है वो पैलनबर्ग्स है ना, राइट? वो नए अमीर लोग। विजन खत्म होता है। फर्नन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो मन ही मन कहता है, नए अमीर लोग, यू लिटिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को ऐसा कहने की? तभी उसे लियोना की आवाज़ सुनाई देती है, फर्नन क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक बेहोश हो गए थे, क्या तुम्हें चोट लगी है? यह सुनकर वो होश में आता है और फिर लियोना से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, क्या मैं बेहोश हो गया था? और तभी प्रोफेसर रोजालिया कहती है, फर्नन तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए, शायद तुम ज़्यादा मेहनत करने से डिहाइड्रेटेड हो गए हो। फर्नन प्रिटेंड करता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन मन ही मन सोचता है, तो यही वो वक्त था जब एंट आर्मियन मुझसे नफरत करने लगेगा। फिर वो उस प्रोफेसी को याद करता है जिसमें एंट रोते हुए कहता है, पैलेनबर्ग, वो डैश। फ्लैशबैक को याद कर फर्नन गुस्से में मन ही मन कहता है, ये तो सबसे बड़ा लवर बन गया। हे भगवान, मुझे उस लड़के को जोर से पंच मारने का मन कर रहा है। वैसे मैं फिर से प्रोफेसी क्यों देख पाया, और सबके सब लियोना से जुड़े हुए हैं। पर फिर भी क्या जो मैंने देखा वो सच में आने वाले वक्त में होने वाला है? और अगर ऐसा है तो जो नाम प्रोफेसी में आया था, एंड्रोमेलियस, क्या इसका मतलब है कि 72 डीमंस में से एक वाकई इस दुनिया में आने वाला है? और इसी मोमेंट पर चैप्टर 8 का अंत होता है। तो चैप्टर 9 की शुरुआत होती है बटलर हाइड से, जो फर्नन को रिसीव करने आया होता है। हाइड रेस्पेक्ट के साथ कहता है, ग्रेट वर्क सर, सुना है आपने फर्स्ट प्लेस ले लिया? फर्नन कैरेज में चढ़ते हुए थकावट भरी आवाज में जवाब देता है, मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। हाइड पोलाइटली कहता है, आप थोड़ा नैप ले लीजिए, मैं आपको रेविडॉस हॉल पहुँचते ही जगा दूंगा। कैरेज चल पड़ती है। फर्नन सीट पर बैठा खिड़की से बाहर का सिनेरियो देखते हुए सोचता है, एंड्रोमेलियस 72nd ऑफ द 72 डीमंस, काले बाल, काली आंखें और राइट आर्म पे लपेटा हुआ एक सांप। कितनी भी किताबें छान मारी, बस इतना ही मिला। वेल, मेक सेंस भी करती है। डीमन के खिलाफ वॉर तो 1000 साल पहले हुई थी। आजकल डीमंस को रियल बीइंग से ज़्यादा लेजेंड समझा जाता है। वैसे भी पहले एम्परर की वजह से डीमंस 1000 साल पहले पूरी तरह वैनिश हो गए थे और तब से कभी इस दुनिया में दिखाई नहीं दिए। इन्फॉर्मेशन चाहे कम हो, लेकिन प्रोफेसी के हिसाब से एंट ने हमेशा उन्हें हरा दिया, तो शायद ये कोई बड़ा इशू ना हो। लेकिन एंड्रोमेलियस के बैटल में लियोना बहुत बैडली इंजर्ड हो जाती है। फिर वो खुद से कहता है, क्या मुझे उसे ये बता देना चाहिए? नहीं,
अगर बता भी दूं तो क्या वो मानेगी? उसके दिमाग में एक रिसेंट मोमेंट फ्लैश होता है जब उसने लियोना को डीमंस के बारे में हिंट दिया था। फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। फर्नन लियोना से पूछता है, बाय द वे, क्या तुम डीमंस में बिलीव करती हो? लियोना थोड़ा पजल्ड पूछती है, अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? फर्नन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, बस जवाब दो, बिलीव करती हो या नहीं? लियोना विदाउट हेजिटेशन बोलती है, ऑफ कोर्स करती हूँ। एम्पायर तो उनको हराने के बाद ही बनी थी। फिर फर्नन कहता है, अगर मैं कहूँ कि डीमंस आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो? जो सुन लियोना पूछती है, फर्नन, तुम ट्रेनिंग के टाइम सर के बल गिर गए थे क्या? फर्नन डिप्रेस्ड होते हुए कहता है, छोड़ो, भूल जाओ। फ्लैशबैक खत्म होती है। फर्नन कहता है, अब तो वो मुझे पागल समझती है। काश मेरे पास किसी डीमन की प्रेजेंस का सॉलिड एविडेंस होता तो मैं उसे कन्विंस कर पाता। तभी उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है, वेट, बस यही। आज से 1 महीने बाद फर्स्ट ईयर नाइट फैकल्टी की सपोर्टिंग क्लास में एंट आर्मियन वेरियन कैल ब्रूडन को हरा देगा, जो फैकल्टी का सेकंड प्लेसर है। उस मोमेंट के बाद एंट का एकेडमी में कोई राइवल नहीं बचेगा, और जैसे एंट को इस विन से यूज फायदा होगा, वैसे ही वेरियन सब कुछ खो देगा, अपनी रेप्यूटेशन, ऑनर और पावरफुल सपोर्टर्स, और आखिरकार वेरियन एक डीमन बन जाएगा। ये पहली बार होगा जब एक डीमन अपीयर होगा, चाहे इनडायरेक्टली ही सही। अगर मैं इस इवेंट का सही यूज़ करूं तो लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट जीतना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर एविडेंस के साथ शायद मैं इस पर पूरा केस भी बना सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये नहीं पता कि कैल ब्रूडन कब, कहां और कैसे पजेस्ड होगा। और फिर वो गुस्से में खुद से कहता है, क्यों मुझे ये नहीं दिख रहा? क्या ये तभी होता है जब टाइम सही हो या कोई स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है? कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। और तभी शिन शिफ्ट होता है एंट के डॉम में, जहां वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहता है, एज एक्सपेक्टेड पूरा का पूरा न्यूज़ पैलेनबर्ग के बारे में है। लियोना बर्सेप के बारे में एक वर्ड भी नहीं लिखा, चाहे बर्सेप ने अपने नोबेल राइट्स और फैमिली एसेट खो क्यों न दिए हों, पर फिर भी वो बर्सेप हैं। और तभी ईगो कहता है, बर्सेप की वजह से उस नए अमीर खानदान को एक पहचान मिली। एंट कहता है, क्या बर्सेप को सच में वो पसंद था? ईगो तुरंत जवाब देता है, दोनों हाउसेस को कंपेयर मत करो, सिर्फ बर्सेफ ही वो नाइट था जो बैटलफील्ड में पहले एम्परर के साथ खड़ा था। और तभी एंट कहता है, पर आजकल लोग पैलेनबर्ग के काम को बर्सेफ से ज्यादा वैल्यू देते हैं, जमाना बदल गया ओल्ड मैन। तभी ईगो इरिटेट होकर गुस्से में बोल पड़ता है, इसलिए तो दुनिया बर्बाद होने वाली है। 1000 साल पहले अगर वॉर के वक्त मिलिट्री फंड्स ना दिए होते तो हम कभी भी इन जैसे अप स्टार्ट्स के साथ एसोसिएट ही नहीं करते। और फिर अचानक बोलता है, ओ हाँ एंट, जा उस बंदे से पैसे मांग। एंट उसके सडन मूड चेंज पे थोड़ा हैरान होके बोलता है, इतनी अचानक क्यों? ईगो अब थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहता है, क्या वो फर्नियान तुमसे काफी फ्रेंडली नहीं है? एंट तुरंत करेक्ट करता है, फर्नियान नहीं, फर्नन। ईगो बोलता है, हाँ हाँ, वैसे भी पैलेनबर्ग क्लियरली तुम्हारे करीब आना चाहता है, एक आर्मियन के। हाउस पैलेनबर्ग कभी अपनी डिमांड सीधी नहीं रखता, पहले ट्रस्ट बनाता है, तुम्हारा गार्ड डाउन करता है और फिर तुम्हें अपने ग्रिप में ले लेता है। एंट कहता है, मतलब तुम कह रहे हो कि फर्नन ने पहले से प्लान किया था मेरे पास आने का? हम कभी इंपीरियल फैमिली थे, पर अब तो एक फॉलन हाउस है, देखने लायक क्या बचा है? ईगो गुस्से में फट पड़ता है, इतने अननेसेसरी सेल्फ अवेयर क्यों हो? वैसे भी उसका असली मोटिव कौन सा मैटर करता है? हमें बस उसे अपने फायदे के लिए यूज करना है। एंट कामली बोलता है, मुझे नहीं लगता कि फर्नन मेरी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सच में स्कीम कर रहा है। एंट के दिमाग में फर्नन की एक अल्टर्ड मेमोरी फ्लैश होती है जो असल रियलिटी से बिल्कुल अपोजिट होती है। वो याद करते हुए कहता है, जब मैं पहली बार मॉन्स्टर से इंजर्ड हुआ था, उसने खुद से मुझे एक पोशन दे दिया था। उनकी आंखों में जो सिंसियरिटी थी वो बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं लग रही थी, वो सच में मेरे लिए वरीड थे। ऐसे इंसान से पैसे मांगना डिसऑनरेबल होगा। ट्रस्ट कोई खरीदने वाली चीज नहीं होती। ईगो का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंस से टूटते ही वो गरज कर बोलता है, तू कितना जिद्दी है बदमाश। इवन फॉर्मर एम्परर ने भी कहा था कि एक रिच बैकर होना फायदेमंद होता है। तुमने उसके साथ सिर्फ एक मील खाई और अब तुम उसकी साइड ले रहे हो। पैलेनबर्ग बिना वजह कभी काइंडनेस नहीं दिखाती। अपना ड्रामा बंद करो और जाकर उसे मिलो। मुझे पक्का यकीन है वो पैसा तुम्हारे हाथ में ऐसे रख देगा जैसे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो। ईगो के इतना फोर्स करने की वजह से एंट बेमन से फर्नन से मिलने चला जाता है, लेकिन बटलर उसे रोक देता है। एंट थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या मैं अभी उससे मिल नहीं सकता? जिस पर बटलर बोलता है,
लॉर्ड फर्नन पैलेनबर्ग अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी फैमिली के मर्चेंट गिल्ड को भी मैनेज करते हैं। वो बहुत ही बिजी रहते हैं, अपॉइंटमेंट के बिना उनसे मिलना मुश्किल है। एंड थोड़ा एम्बैरेस्ड होके कहता है, ओह आई सी, सॉरी। तो कम से कम उन्हें ये बता सकते हो कि एंट आर्मियन मिलने आया था? जो सुन बटलर कामली कहता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आर्मियन फैमिली के यंग मास्टर यहाँ आए हैं, पर उन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी हैं और इस वक्त नहीं मिल सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप वापस लौट जाएं। एंट कहता है, ओह आई सी, ऑल राइट। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो ईगो से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि वो मुझे पैसा ऐसे दे देगा जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो, पर अब तो लगता है जैसे मैं एक बिजी आदमी के काम में दखल दे रहा था। ईगो डाउटफुली बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, एक पैलेनबर्ग ऐसा बिहेव नहीं करता। फर्नन विंडो से उसे देख रहा होता है। वो मनी मन कहता है, स्ट्रेंज, मुझे लगा था हमने अभी उसे हुक नहीं किया और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पहला स्टेप लेगा। तभी बटलर हाइड एंटर करता है। जैसा आपने कहा था, मैंने एंट आर्मियन को वापस भेज दिया। फर्नन कामली बोलता है, गुड, वेल डन। बटलर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, आप एंट आर्मियन पे नज़र रख रहे थे, तो अब आपने उसे वापस क्यों भेज दिया? फर्नन कामली और स्ट्रेटेजिकली कहता है, उसका इतनी जल्दी मेरे पास आना सस्पिशियस लगा। बहुत लोग पैलेनबर्ग के पास आते हैं, पर सबका एक ही गोल होता है। मुझे लगता है एंट का पर्पस वही था, इसलिए मुझे अजीब लगा। एंट उस टाइप का बंदा नहीं जो इजीली किसी से हेल्प मांगेगा। मुझे लगा वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के कहने पे आया है। मैं उसे तब रील इन करूँगा जब मुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। जो सुन हाइड कहता है, क्या एक फॉलेन रॉयल इतनी मेहनत के लायक है? फर्नन चाय की सिप लेते हुए कहता है, एंट का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं उसे अपना बना लूँ तो वो मेरे बहुत काम आएगा। और फिर बटलर बोलता है, पर अगर हमने उसे अभी वापस भेज दिया तो कहीं हम उसे खो न दें। फर्नन कॉन्फिडेंटली कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए एक ओपनिंग छोड़ दूंगा। जाओ, मेन स्टेट के वेयर हाउस के सारे इलिक्जर्स ले आओ। बटलर थोड़ा कंसर्न्ड होके कहता है, पर वेयर हाउस के इलिक्जर्स रिडिकुलसली एक्सपेंसिव हैं। अगर काम नहीं किया तो हमारा लॉस मैसिव होगा। फर्नन एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, तो मैं उसे उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ दे दूंगा। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। और अगर चीज़ नहीं बिक रही तो इसका मतलब बस इतना है कि तुमने इनफ मनी स्पेंड नहीं किया। और तभी सीन शिफ्ट होता है एंट के डॉम में, जहाँ ईगो पूछता है, तुम पैलेनबर्ग के बटलर से मिले? क्यों? क्या वो पिछली बार जब तुम्हें दरवाजे से वापस भेज दिया था उसके लिए माफ़ी मांगने आया था? एंट एक लेटर और एक बॉक्स हाथ में पकड़े हुए रिप्लाई करता है, वो बस एक बॉक्स और एनवेलप दे के चला गया। ईगो एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, अपॉलॉजी लेटर होगा, शायद इसमें मेरी सोच से ज़्यादा थॉटफुलनेस हो। चलो देखते हैं क्या लिखा है। एंट लेटर पढ़ते हुए कामली बोलता है, ये इलेक्चर तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली अरेंज किया गया है तुम्हारे सीनियर के द्वारा। सिंसियरली तुम्हारा सीनियर फर्नन। बस यही लिखा है। ईगो गुस्से में कहता है, हमेशा अपने सेंटेंस में सीनियर ये सीनियर वो से ख़त्म करता है। क्या सीनियर इंपीरियल फैमिली से भी ज़्यादा ऊपर होता है? एंट बॉक्स ओपन करते हुए कहता है, एलिक्जर? और फिर शॉक में बोलता है, ये तो। ईगो क्यूरियस होके एंट के कंधे के ऊपर से देखता है, क्या हुआ, क्या है ये? और एलिक्जर देखते ही एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है, सेंट बर्ड का हार्ट। सेंट बर्ड एक होली बर्ड है जो लाइट की पावर विल्ड करता है। इसका मतलब ये तुम जैसे लाइट बेस्ड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने वालों के लिए परफेक्ट एलिक्जर है। ये फर्नन बंदा सच में एक रिच बास्टर्ड है। देखा, चाहे तुम्हें पैसा ना मिला हो पर खुश तो हो ना कि गए थे। वहीं एंट के दिमाग में फर्नन की एक और ग्रेट और जेनरस इमेज बन जाती है। वो खुशी में बोल पड़ता है, सीनियर फर्नन, सोच भी नहीं सकता कि कोई मेरे जैसे इनसिग्निफिकेंट इंसान के लिए इतना केयर करेगा। अब मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। ये कहते हुए एंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईगो अंदर ही अंदर चलते हुए बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? बात ये नहीं थी। और इसी गलत फहमी के साथ चैप्टर 9 का अंत होता है। तो चैप्टर 10 की शुरुआत फर्नन से होती है, जो बटलर हाइड से पूछ रहा होता है, तो कैसा गया सब? बटलर हाइड रिपोर्ट करता है, एंट आर्मियन ने वेरियन कैलब्रूडन को हरा दिया। सोर्समैनशिप में वेरियन थोड़ा आगे था, लेकिन आर्मियन का ऑरा कंप्लीटली ओवरवेलमिंग था। फर्नन बिल्कुल अनफेज्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है, प्रोफेसी में तो लिखा था कि वो नैरो मार्जिन से जीतेगा। तभी बटलर बोलता है,
क्या ये उस एलिक्सर की वजह से हुआ जो यंग मास्टर ने दिया था? फर्नन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कौन जाने, हो सकता है, शायद। तभी बटलर बोलता है, तो आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि आर्मियन बगैर एलिक्सर के ही जीत जाता? फर्नन कहता है, लगता है हम कभी नहीं जान पाएंगे। और मनी मन सोच रहा होता है, जैसा प्रोफेसी में था, एंट ने वेरियन को हरा दिया और जल्द ही वेरियन एक डीमन से पजेस्ड होगा। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है डीमन की एक्सिस्टेंस का एविडेंस ढूंढने की। इतना सोच के वो बटलर को कमांड देता है, हाइड, अभी के लिए वेरियन पे नजर रखो। हाइड कंफ्यूजन में पूछता है, वेरियन कैलब्रूडन? फर्नन बोलता है, हाँ, उसके वेयर अबाउट्स ट्रैक करो। कहाँ जाता है, किससे बात करता है और क्या बात होती है, सब मुझे रिपोर्ट करना। हाइड थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, कैलब्रूडन? आर्मियन नहीं? वहीं फर्नन बटलर को इंस्ट्रक्ट करते हुए मनी मन सोच रहा होता है, वेरियन डीमन से कहाँ और कैसे मिलता है, डीमन उसे कैसे अपनी तरफ खींचता है, और कैसे वो डीमंस जो एक मिलेनियम पहले डिसअपियर हो गए थे फिर से इस दुनिया में वापस आते हैं। हाइड अपने काम में लग जाता है। वो वेरियन की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को रियल टाइम रिपोर्ट फर्नन को भेजता है। जैसे वेरियन सुबह उठ के टॉयलेट गया, लेक्चर सुनते वक्त उसने अपना पेट पकड़ा और बाथरूम गया, इनर सिटी में एक नई सोड खरीदी और पेट पकड़ के बाथरूम गया, ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग कर रहा था फिर पेट पकड़ के बाथरूम भाग गया। 2 हफ्ते हो गए वेरियन पर नजर रखते हुए, पर अब तक कुछ हुआ ही नहीं। अजीब बात है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त है। फर्नन अपने बेड पे बैठा सोने से पहले हाइड की रिपोर्ट्स देखते हुए मनी मन कहता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि मैंने सोचा था। कुछ तो होना चाहिए था अब तक। और वो हमेशा बाथरूम क्यों जाता रहता है? क्या हाइड अपना काम सही से कर रहा है, या फिर वेरियन के पोजेस्ड होने का पूरा मैटर ही एक झूठ था? प्रोफेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो डीमंस वाला है, और अगर ये रियल नहीं है तो शायद मुझे प्रोफेसी की क्रेडिबिलिटी दोबारा चेक करनी पड़ेगी। और तभी उसे प्रोफेसी फिर से दिखने लगती है। एंट से हारने के बाद वेरियन फिर से लड़ने के लिए तड़प रहा था। मिड टर्म्स में उसकी एंट से फिर से मुलाकात हुई। वेरियन ने सीधा चार्ज किया, लेकिन जीत तो पहले से डिसाइड हो चुकी थी। एंट इतना भी इनएक्सपीरियंस्ड या वीक नहीं था कि वो उस ओपोनेंट से हार जाए जिसे वो पहले ही एक बार हरा चुका है, स्पेशली जब उसके पास मेंटर के तौर पर गार्डनर एल्फन पार्सन था। एंट ने वेरियन को ग्राउंड पे छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता कि डिमोनिक एनर्जी जो धीरे धीरे क्रिप कर रही थी वेरियन की माइंड और बॉडी को खा रही थी। और तभी फर्नन एक तेज सर दर्द से होश में आता है और खुद से कहता है, क्या ऑलरेडी सुबह हो गई? हाँ, शायद मैं सो गया था। अब तो मैं अपने सपने में भी प्रोफेसी देख रहा हूँ, पर कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि वेरियन कब पॉजेस होता है, जब वो फिर से एंड से हार जाता है, और वो होता है फर्स्ट ईयर के ड्यूअल टेस्ट में। लेकिन क्या वो आज का दिन नहीं है? तभी बटलर हाइड रूम में एंटर होता है। हाइड कहता है, यंग मास्टर, आज आप जल्दी उठ गए, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है फर्नन के ऑफिस में, जहां वो अपने वेपन से स्पेस पोर्टल में रख रहा होता है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, थॉर का हैमर इसके पास क्या कर रहा है, और क्या ये वर्दी भी है इसके लिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखना मत भूलना। खैर, बैक टू द टॉपिक। तभी हाइड पूछता है, यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हो? फर्नन कहता है, हाइड, ग्रेट टाइमिंग, मैं फर्स्ट ईयर के मिड टर्म्स देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। हाइड मना करते हुए कहता है, मुझे ड्यूक ने बुलाया है तो मुझे बाद में जाना पड़ेगा। फर्नन निराश होते हुए कहता है, आज ही होना था क्या? ठीक है, तो मैं किसी और को ले जाता हूँ। हाइड पूछता है, लेकिन किसे? आपके पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये बात सीधे फर्नन को लगती है। वो इरिटेट होते हुए कहता है मेरे दोस्त, जिसे मैंने पैसे से बनाया है। और फिर वो लियोना के पास जाके पूछता है, जिस पर लियोना कहती है, तुम्हें हब्स कलेक्ट करने के लिए भी गार्ड चाहिए? आज तो मिड टर्म्स के एग्जाम है, क्या तुम्हें ये आज ही करना जरूरी है? और फिर फर्नन कहता है, अगर मैं टाइम पे हब्स कलेक्ट नहीं कर पाया तो उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। जो सुन लियोना बोलती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हें पता है। लेकिन तभी फर्नन कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो ग्रेजुएशन के कुछ महीने बाद तक का तुम्हारा इंटरेस्ट माफ कर दूंगा। जो सुन के लियोना तुरंत तैयार होते हुए कहती है, तो फिर चलो। चलते चलते लियोना पूछती है, तो हम जा कहाँ रहे हैं? फर्नन रिप्लाई करता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। लियोना शॉक में बोलती है, क्या? अभी तो वहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का टेस्ट चल रहा है, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। फर्नन कहता है, पैसे से सब कुछ हल हो सकता है। जो सुन लियोना बोलती है, तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि ओपनली बोल रहे हो कि तुमने ब्राइब दिया? मैं समझ रही हूँ, प्रोफेसर जिराड, है ना? फर्नन मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पसंद है कि प्रोफेसर जिराड इतने फ्लेक्सिबल हैं। तभी लियोना बोलती है, मैं वापस जा रही हूँ। फर्नन शॉक में कहता है, क्या? पर क्यों?
ये जल्दी खत्म हो जाएगा, हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। और क्या तुम अपने वर्ड से पीछे हट रही हो? लियोना कहती है, नहीं, मैं अपनी तलवार भूल गई। जो सुन फर्नन कहता है, ओह ठीक है, पर जल्दी आना। और तभी सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स में, जहाँ दो स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ऑब्वियस है, उनका टेस्ट चल रहा है। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी फाइट देख रहे होते हैं। फर्नन धीरे से कहता है, जितना हो सके चुप रहो ताकि कोई हमें नोटिस ना कर सके। मैंने प्रोफेसर जिराड को ब्राइब दिया है, लेकिन फिर भी हमें छुपना पड़ेगा। लियोना भी धीरे से कहती है, तो तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो। गलत काम जानकर करना और भी बुरा होता है। जिस पर फर्नन बोलता है, हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, ऐसे ही जीती रहो। और फिर मैप निकाल कर चेक करते हुए कहता है, रुको, मुझे चेक करना है कि आखिर हमें जाना किस तरफ है। एंट सेकेंड रैंक था, रैंक 2 यहाँ है। ये तो वेरियन के काफ़ी पास है जो थर्ड है। क्या ये दोनों ऑलरेडी मिल चुके होंगे? मुझे जल्दी करनी होगी। और तभी फर्नन लियोना से कहता है, इस तरफ। लियोना हैरानी से कहती है, ये तो प्रोफेसर्स के मैप हैं। तुम्हें पता है कि एक स्टूडेंट के पास ये होना रूल्स के अगेंस्ट है। तुमने प्रोफेसर जिराड को कितना पे किया है? फर्नन उसे बस चुप रहने को कहता है, लेकिन तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। लियोना शॉक में कहती है, ये अभी मॉन्स्टर की आवाज़ थी ना? फर्नन मनी मन कहता है, कहीं वो वेरियन तो नहीं? लियोना आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हुए बोलती है, ये आवाज़ तो वहीं से आ रही है जहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं। मुझे वहाँ जाना होगा। फर्नन उसे मना करते हुए कहता है, क्या? रुको लियोना, अकेले जाना बहुत डेंजरस हो सकता है, रुको। लेकिन लियोना निकल जाती है। फर्नन भी उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट्स बेजान पड़े होते हैं। लियोना चेक करते हुए बोलती है, ये सब बस बेहोश हैं, लगता है उन पे अटैक हुआ था, लेकिन वो बैडली इंजर्ड नहीं हुए मैप्स की डिफेंस मैजिक की वजह से। लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है, इस एरिया के मॉन्स्टर्स इतने वायलेंट तो नहीं है। फर्नन मनी मन कहता है, डैम इट, ये मेरी सोच से पहले स्टार्ट हो गया और मुझे ये भी नहीं पता कि वेरियन किस हाल में है। और तभी मॉन्स्टर के मास डिस्ट्रक्टिव तबाही मचाने वाली आवाज़ आती है, जो देख लियोना शॉक में कहती है, फर्नन ये सब क्या हो रहा है? और इसी इंटेंस मोमेंट पर चैप्टर 10 का अंत होता है। क्या फर्नन वेरियन को मॉन्स्टर बनने से रोक पाएगा? क्या लियोना और फर्नन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को उन मॉन्स्टर से बचा पाएंगे? और क्या यह सब तबाही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? अपनी सोच और थ्योरीज कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।